व्हाट इफ अगर मैं आपको बताऊं कि एक नेटो लाइक अलायंस है जिसमें अमेरिका और यूरोप नहीं है। जिस नेटो के बारे में आपने पढ़ा है उसमें तो आपको पता है कि 32 देश आते हैं, 30 यूरोपियन देश हैं और दो यानी कि कनाडा और यूएसए यानी कि नॉर्थ अमेरिका के दो कंट्रीज आते हैं। अब एक ऐसे अलायंस की बात करें जो कि बना है, बनने वाला है ओनली एंड सोनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इस्लामिक नेटो के बारे। अब इस्लामिक नेटो में ना तो अमेरिका है ना तो यूरोपियन कंट्रीज हैं, लेकिन इस्लामिक नेटो को अंजाम देने के लिए तीन देश हैं जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चे में है, तुर्की, सऊदी एंड पाकिस्तान। अब ये जो इस्लामिक नेटो है, क्या ये नेटो अलायंस बन रहा है ट्रूली टू रीशेप द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड? क्या ये नेटो अलायंस जो बन रहा है दिस इज मेंट टू रीशेप एंड ऑल्सो एक्ट एज ए डेटरेंस फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड? क्या ये एक डिफेंस अलायंस है या सिलेक्टिव डिफेंस अलायंस है? आइए ये बातों को यहां पे समझते हैं इस वीडियो में। नाउ अपेरेंटली टर्की का ये अभी न्यूज में आया था, कुछ रिपोर्ट्स थी और मैंने कई सारे आर्टिकल्स यहां पे पढ़े थे। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट बताती है कि टर्की इंटरेस्टेड है टू स्टिच एन अलायंस विद पाकिस्तान एंड सऊदी, एंड ये बेसिकली जो अलायंस होगा ये डिफेंस अलायंस होगा। हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले साल 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने ड्रोन्स भी सप्लाई करे थे पाकिस्तान को। तो तुर्की और पाकिस्तान का जो डिफेंस रिलेशन है काफी फंक्शनल है। हमको यह भी पता है कि 2025 में ही लेटर टुवर्ड्स 2025 देयर वाज दिस मिलिट्री अलायंस, दिस डिफेंस पैक्ट साइंड बिटवीन द सऊदी एंड द पाकिस्तान एज वेल। नाउ ये ट्राइलेटरल सिक्योरिटी अलायंस, क्या ये सिर्फ ट्राइलेटरल रहेगा या इसको और एक्सपैंड किया जाएगा अमिट्स द मुस्लिम कंट्रीज, अमिट्स द मुस्लिम वर्ल्ड? ये जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है बिटवीन सऊदी एंड पाकिस्तान, ये काफी हद तक मिरर करता है जो नेटो का आर्टिकल 5 है। नेटो का आर्टिकल 5 क्या कहता है? वन फॉर ऑल फॉर वन, कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात आती है, कलेक्टिव सिक्योरिटी गारंटी की बात आती है। नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि भैया अगर नेटो के किसी भी एक देश पे हमला करोगे तो पूरा का पूरा नेटो मोबिलाइज होगा। किसके अगेंस्ट? उस अग्रेसर के अगेंस्ट जिसने नेटो मेंबर कंट्री पे हमला किया है। कुछ ऐसा समझौता पाकिस्तान और सऊदी ने भी किया है और हमने इस चीज को लेकर कई सारी बातचीत भी करी थी कि ये इंडिया के लिए कैसे प्ले आउट करेगा, क्या इंडिया के लिए कंसर्न है कि नहीं है, बिकॉज इंडिया और सऊदी का फंक्शनल स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है और इंडिया और सऊदी काफी ट्रेड भी करते हैं। नाउ ये इस्लामिक नेटो ये टर्म कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स एनालिस्ट ने दिया है। ये पोटेंशियल सिक्योरिटी अलायंस है इन तीनों कंट्रीज के बीच में, जो इंडिया के लिए भी चर्चा का विषय और चिंता का विषय बन सकता है। इसके बारे में बात करेंगे ना। इस्लामिक नेटो सिर्फ ये तीन देशों तक सीमित नहीं होगा। ये डिफेंस अलायंस है इस्लामिक और अरबिक स्टेट्स का। ये सिमिलर हो सकता है, दिस कुड बी वेरी सिमिलर टू नेटो, लेकिन एक बात बता दूं, ये जो इस्लामिक नेटो होगा, देखो नेटो जो है वो आपका अटलांटिक ओशन तक सीमित है, यानी कि टुवर्ड्स द वेस्ट एंड द ईस्ट ऑफ अटलांटिक, यानी कि हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात कर लें। लेकिन अगर इस्लामिक नेटो की बात आती है तो ये दिस विल स्पैन अक्रॉस साउथ एशिया, प्रॉब्ली साउथ ईस्ट एशिया एज वेल, बिकॉज कंट्रीज लाइक मलेशिया, इंडोनेशिया, वहां पे सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है। देन योर वेस्ट एशिया, अफ्रीका, मेडिटेरेनियन। तो इसका जो एक्सपांस होगा इस्लामिक नेटो का ज्योग्राफिकली, ये बहुत विशाल होगा, बहुत वाइड स्प्रेड होगा एज कंपेयर्ड टू नेटो। नाउ पिछले साल 2025 सितंबर में इजिप्ट ने रेकमेंड करा था एक नेटो स्टाइल, एक नेटो की तरह नेटो स्टाइल जॉइंट टास्क फोर्स फॉर द अरबिक नेशंस, और एक इमरजेंसी समिट इजिप्ट ने कन्वीन करवाई थी जो कि ऑर्गेनाइज करी गई थी बाय द अरब लीग एंड द ओआईसी। आपको याद ही है 2025 में काफी वोलेटिलिटी वेस्ट एशिया में देखने को मिली थी। इजराइल ने भी कतर पे अटैक किया था, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस पे अटैक किया था। ईरान और इजराइल और ईरान और अमेरिका के बीच में भी हॉस्टिलिटी काफी बनते आ रही थी, जिसके चलते पूरा का पूरा जो वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, ये जो गल्फ रीजन है काफी ज्यादा चर्चा में था और काफी वोलेटाइल भी था। नाउ 6 मेंबर्स हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का यहाँ पे मैप देख लेते हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कौन से 6 मेंबर हैं? बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी और यूएई। अब ये 6 कंट्रीज हैं, ठीक है। अब आपको याद रहे कि इसमें यमन नहीं आता, इसमें ईरान नहीं आता, ये आपको बात याद रहे। ईरान, इराक, यमन इसमें नहीं आते हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में, एसएससी में, कि बताइए इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का। बाय द वे, अगर आप वीडियो देख रहे हो मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना कि जो अरब लीग है, अरब लीग कब फॉर्म की गई थी, कौन से साल में फॉर्म की गई थी, इसका हेडक्वार्टर्स कहां पे, कमेंट सेक्शन में बताना। ऑलराइट, नाउ अब ये जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, इन्होंने एक सिमिलर जो लास्ट ईयर जो सितंबर में मीटिंग हुआ था, इन्होंने एक सिमिलर प्रपोजल दिया ऑफ अबाउट अ प्रोविजन ऑफ अ जॉइंट डिफेंस स्टेटमेंट।
अब ये जॉइंट डिफेंस स्टेटमेंट आज से 26 साल पहले सन 2000 में भी साइन करी गई थी, और ये तभी भी बात करी गई थी कि ऐसा हम फंक्शनल डिफेंस अरेंजमेंट बनाते हैं दैट अटैक ऑन एनी वन मेंबर स्टेट वाज एन अटैक ऑन ऑल। नाउ एनी रीजंस कि ये अब पिछले साल ज्यादा क्यों गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने इस बात को मोबिलाइज किया? बिकॉज सितंबर 2025 में इजराइल ने कतर पे अटैक किया था, उसके बारे में मैं बात करूंगा। और इजराइल ने जब से इजराइल बना है 1948 से पहली बार हुआ है कि किसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल मेंबर स्टेट पे अटैक किया है। ऑलराइट, नाउ पाकिस्तान ने भी कहा है कि एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाना बहुत जरूरी है। जो मीटिंग हुई थी अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की, वहां पे भी पाकिस्तान ने भी प्रपोजल दिया कि एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाना बहुत जरूरी है ताकि इजराइल की गतिविधियों को टारगेट किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके, और इफेक्टिव डेटरेंस और ऑफेंसिव मेजर्स को अडॉप्ट किया जा सके ताकि इजरायली डिजाइन्स को काउंटर किया जा सके, इजरायली एक्सपेंशनिस्ट आइडियाज को काउंटर किया जा सके। सऊदी ने इस मीटिंग्स के साइडलाइंस पे एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अरेंजमेंट पाकिस्तान के साथ साइन किया। सऊदी के पास क्या है? पैसा है। पाकिस्तान के पास क्या है? न्यूक्लियर बॉम्ब है। पाकिस्तान के पास मैन पावर है, हथियार है। सऊदी एक ऐसा देश है जिसके पास पैसा बहुत पैसा है, लेकिन सऊदी का खुद का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है इतना ज्यादा नहीं है। अभी हाल ही में टुवर्ड्स 2030 सऊदी अरेबिया का एक विजन डॉक्यूमेंट है दैट सऊदी अरेबिया चाहता है कि सऊदी में मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स डेवलप हो और 50% प्रोक्योरमेंट ऑफ द डिफेंस का जो इक्विपमेंट है, जो डिफेंस बनाने का सामान है, वो प्रोक्योरमेंट सऊदी अरेबिया से ही हो। 25% की जो एबिलिटी है सऊदी अरेबिया अचीव कर चुकी है। तो डिफेंस के मामले में सऊदी अरेबिया भी आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रिलायंस के टुवर्ड्स जा रहा है। लेकिन सऊदी हैज बीन डिपेंडेंट अपॉन डिफेंस सप्लाईज हिस्टोरिकली फ्रॉम अमेरिका, more recently from China and now with Pakistan. All right, in a very famous एक फेमस कन्वर्सेशन थी जहां पे मोहम्मद बिन सलमान को ये बोला गया कि देखो ईरान में न्यूक्लियर बॉम्ब है। ऑलराइट, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, और ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान बना रहा है, चलो ठीक है, भले उसका एनिमी नंबर 1 इजराइल है, बट व्हाट इफ अगर ये न्यूक्लियर बॉम्ब आप पे फेंका जाए? व्हाट इफ अगर सऊदी और ईरान के बीच में लड़ाई होती है बिकॉज ऑफ द सेक्टेरियन वॉयलेंस, द शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट? तो मोहम्मद बिन सलमान ने हंसते हुए कहा, अरे मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, आई कैन ऑर्डर पाकिस्तान एनी टाइम टू गिव मी न्यूज, बिकॉज पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, कंगाल है। फनी बात तो ये है, सबसे फनी बात मुझे ये लगती है कि पाकिस्तान जैसा देश जो कि कंगाल है, पैसा नहीं है, बार बार IMF से पैसे लेता रहता है, वो अपनी सिक्योरिटी गारंटी यानी कि ये टर्की, सऊदी अपना जो, बिकॉज टर्की के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, ठीक है, सऊदी के पास नहीं है, पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान इकलौता इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री है। तो फनी बात यह कि कंगाल देश के न्यूक्लियर सिक्योरिटी अम्ब्रेला के ऊपर वो डिपेंड हो रहे हैं। मतलब पाकिस्तान कह रहा है कि मैं आपको न्यूक्लियर सिक्योरिटी अम्ब्रेला दूंगा, प्रीटी मच लाइक व्हाट अमेरिका हैज बीन गारंटिंग टू कंट्रीज लाइक जापान, साउथ कोरिया एंड कंट्रीज इन द इंडो पैसिफिक। दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी फनी। ऑलराइट, नाउ सऊदी पाकिस्तान के डिफेंस अग्रीमेंट के बारे हम सबको पता है, और ये डिफेंस अग्रीमेंट में वो कोर शब्दावली आर्टिकल 5 की भी मेंशन है कि एनी अग्रेशन अगेंस्ट ईदर कंट्री शैल बी कंसिडर्ड अग्रेशन अगेंस्ट द बोथ। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, और ये तभी भी डिस्कस किया गया था कि मान लो कल को इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो क्या ये अग्रीमेंट को सऊदी इन्वोक करेगा? द आंसर इज कि सऊदी कभी भी इंडिया के अगेंस्ट नहीं जाएगा, बिकॉज सऊदी ने कैटेगोरिकली ये भी कहा है कि ये जो डिफेंस अग्रीमेंट है ये पर्टिकुलरली वेस्ट एशिया तक सीमित है, सऊदी साउथ एशिया में नहीं शामिल होगा। इंडिया के खिलाफ सऊदी की हिम्मत नहीं है जाने के लिए। सऊदी और इंडिया का बेटा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, कोई सिर्फ कोई नॉर्मल रेगुलर बायलैटरल रिश्ता नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो सऊदी ये गलती कभी नहीं करेगा। पिछले 10-12 सालों में बल्कि भारत की फॉरेन पॉलिसी ने इतना ज्यादा फंक्शन किया है that we have been successful to isolate Pakistan from the Gulf region, and we've also been able to cultivate good relations, good healthy diplomatic relations with the Gulf, of course driven by the diasporic content, the diasporic connect. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जबरदस्ती पाकिस्तान के जो वजीर आला है उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है अर्दोगान जी का। अर्दोगान जी इतने इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत डेस्परेशन के साथ इनका हाथ पकड़ा हुआ है कि आओ मेरे साथ मिलो, मेरे साथ हाथ मिलाओ, हम एक डिफेंस अग्रीमेंट बनाते हैं, डिफेंस अलाइनमेंट बनाते हैं, मैं कंगाल हूँ, मेरी मदद करो, मेरे को पैसे दो, मैं बार बार IMF के पास जाता रहता हूँ, मेरे को फिर भी शर्म नहीं आती है, मैं तुम्हारे पास आऊँगा, मुझे आप पटाखे देना, ड्रोन्स देना, कल को इंडिया मेरे पे ताबड़तोड़ हमला करेगा तो मेरे को आपकी जरूरत पड़ेगी। तो ये अर्दोगान को भी पता है। और एक बात बोलूं, तुर्की जो है, तुर्की इस करके इंटरेस्टेड नहीं है कि वो पाकिस्तान को हेल्प करना चाहता है, तुर्की इस करके इंटरेस्टेड है, तुर्की का यहाँ पे एक रीजनल एस्पिरेशन है
बिकॉज लंबे अरसे से तुर्की की एस्पिरेशन रही है टू बिकम द डोमिनेंट इस्लामिक पावर इन द मुस्लिम वर्ल्ड, टू रिवाइव द टेंडेंसीज ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। बिकॉज तुर्की को भी इस बात से काफी प्रॉब्लम है कि 20th सेंचुरी में, for most of the 20th century, Saudi was the dominant Muslim power in the Arabic world, in the Gulf region, in the Muslim world. And तुर्की की ये जो एस्पिरेशन है, that is so जो primarily जो एस्पिरेशन तुर्की की है इस्लामिक नेटो के आइडिया को अंजाम देने के लिए, that is because कि एक वो डोमिनेंट एंड सुप्रीम मुस्लिम पावर बनना चाहता है इन द मुस्लिम वर्ल्ड। कोई पाकिस्तान के साथ इतनी हमदर्दी वाली बात नहीं है। तुर्की को भी पता है कि ज्यादा फायदा किसके साथ है, इंडिया के साथ कि पाकिस्तान के साथ। भर भर के यात्री जाते हैं, फोटोज खींचते हैं, स्टोरीज डालते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कि हम तुर्की घूमने आए हैं। और तुर्की जाने का जो फैशन है वो बॉयकॉट कर दिया गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि ना तो तुर्की जाना है ना तो अजरबैजान जाना है, क्योंकि इन दोनों देशों ने पाकिस्तान की मदद करी थी ऑप सिंदूर में। नाउ तुर्की जो है वो बहुत इंटरेस्टेड है इस डिफेंस अलायंस को ज्वाइन करने में, ये भी ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। अब जो बातचीत चल रही है पाकिस्तान सऊदी के साथ वो बहुत एडवांस स्टेज पे है, शुरुआती स्टेज पे नहीं, एडवांस स्टेज पे है। और ये डील बहुत जल्दी शायद आमने सामने आ सकती है, ऐसा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है। बात बताना चाहूंगा कि तुर्की ऑलरेडी एक नेटो कंट्री भी है, और तुर्की हैज द लार्जेस्ट मिलिट्री इन द ग्रुपिंग ऑफ नेटो ओनली आफ्टर अमेरिका। तो प्लीज नोट दिस पॉइंट कि यूएसए के बाद नंबर 2 जो कंट्री आती है जिसकी लार्जेस्ट स्टैंडिंग मिलिट्री है तो वो तुर्की है। नाउ ये डिफेंस अलायंस ज्वाइन करने में तुर्की इंटरेस्टेड क्यों है? देखो बात समझो, ज्वाइनिंग दिस डिफेंस अलायंस मेक्स सेंस फॉर तुर्की बिकॉज तुर्की के जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं, ऑलराइट, एंड ऑल्सो तुर्की की जो एस्पिरेशंस हैं इन द मुस्लिम वर्ल्ड वो सिर्फ पर्शियन गल्फ या लाइक साउथ एशिया तक सीमित नहीं है, इवन अफ्रीका तक सीमित है, बिकॉज साइजेबल मुस्लिम कम्युनिटी अफ्रीका में भी है। सेकेंड ऑफ ऑल डोनाल्ड ट्रंप की जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स नेटो काफी वेवर कर रही है, काफी फ्लिकर कर रही है, एंड देयरफॉर ज्यादा लंबे समय के लिए तुर्की ये कह रहा है कि हम रिलाई नहीं कर सकते हैं अमेरिका के ऊपर, विच इज ऑल्सो बिकॉज अमेरिका ने अभी नेटो को इस तरीके से मोबिलाइज किया है कि भैया खुद कमाओ खुद खाओ, मैं नहीं पैसे देने वाला हूं। नेटो मेंबर्स को यह कहा है कि भैया अपने अपने हिस्से के 5% ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूट करना शुरू करो, मुझसे पैसे लेना बंद कर दो, कि मैं अब ज्यादा टाइम तक पैसे नहीं देने वाला हूं, कि बहुत हो गया, बहुत अमेरिका के कंधों पे चढ़ के आपने ऐश कर ली, अब मैं नहीं करने वाला हूं। तो कंसिडरिंग दी अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, कंसिडरिंग के कमिटमेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप टुवर्ड्स नेटो काफी फ्लिकर कर रही है। सो टर्की के लिए ये एक अलायंस जो है इस्लामिक नाटो एक जरिया है, एक जरिया जिसके चलते वो सिक्योरिटी और डेटरेंस को मजबूत बनाना चाहता है, स्पेसिफिकली इन द इस्लामिक वर्ल्ड, ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रंट एंड अ डेटरेंस अगेंस्ट द डिजाइन्स ऑफ इजराइल। नाउ सऊदी के पास फाइनेंशियल क्लाउड है, नंबर 1 पेट्रो डॉलर्स, नंबर 2 पाकिस्तान इकलौती कंट्री है इस्लामिक वर्ल्ड में जिसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, बैलिस्टिक मिसाइल्स है, मैन पावर है, नंबर 3 तुर्की के पास मिलिट्री एक्सपीरियंस है, और तुर्की के पास एडवांस डेवलप्ड डिफेंस इंडस्ट्री भी है, ये भी आपको पता हो। नाउ जैसे अमेरिका अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज कर रहा है, अमेरिका ईरान के बीच में अभी देख रहे हैं, हो सकता है कि बहुत जल्द हम न्यूज सुनेंगे अमेरिका ने ईरान के ऊपर भी मिसाइल स्ट्राइक्स करे हैं। अमेरिका अपने इंटरेस्ट को केटर कर रहा है, अमेरिका रीजनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहा है अपने इंटरेस्ट को केटर करने के लिए। डायनामिक्स जो है अराउंड द वर्ल्ड वो काफी बदले जा रहे हैं, ऑलराइट। तो देयरफॉर नए मैकेनिज्म्स बनाना तुर्की के लिए भी बहुत जरूरी है, ताकि वो आइडेंटिफाई करने में सक्षम हो सके कि उसके दोस्त कौन से हैं और दुश्मन कौन से हैं। तुर्की एक डेस्परेट एस्पिरेशन रखता है टू बिकम अ डोमिनेंट रीजनल पावर, और उसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है तुर्की का, जो रीजनल इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, दैट स्पैन्स अक्रॉस यूरोप, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑल्सो अफ्रीका। क्या ये कॉज ऑफ कंसर्न है भारत के लिए? बात यहां पे ये आती है, तुर्की और पाकिस्तान के बहुत अच्छे गहरे मिलिट्री रिलेशंस हैं, ये हमने ऑप सिंदूर में भी देखा, ऑलराइट। वॉरशिप्स जो है इस पाकिस्तान की नेवी के लिए वो तुर्की बना रहा है, आए गए दिन पाकिस्तान के जो F-16 फाइटर जेट्स हैं वो भी तुर्की अपग्रेड कर रहा है, ऑलराइट। एंड ऑल्सो सऊदी और पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहे हैं तुर्की के 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में, जो कि कान फाइटर जेट्स तुर्की बना रहा है, तो उसको भी, इस प्रोग्राम को भी ज्वाइन किया है, ऑलराइट। नाउ एक ब्रॉडर सिक्योरिटी अलायंस अमंग्स द मुस्लिम वर्ल्ड, दिस कैन बी अ थ्रेट व्हिच इज अ थ्रेट व्हिच कुड गो बियॉन्ड इंडिया एंड इजराइल। और अगर ये फाइनलाइज होता है, ये अगर अलायंस फाइनलाइज होता है, तो ये इवन जो मेडिटेरेनियन कंट्रीज हैं, इजराइल हो गया, या अगर हम फॉर एग्जांपल हम सेंट्रल एशिया की बात करें, आर्मीनिया की बात करें, साइप्रस की बात करें, बिकॉज अजरबैजान आर्मीनिया का कंफ्लिक्ट वैसे तो बंद करवा दिया डोनाल्ड भाई साहब ने, लेकिन इस इस्लामिक अलायंस में ऑफ कोर्स अजरबैजान भी एक डोमिनेंट रोल प्ले करेगा। अजरबैजान तुर्की का चमचा है, अजरबैजान तुर्की के साथ रहेगा इस अलायंस में।
सो आर्मीनिया को हमने दिया था, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चेस दिए थे आर्मीनिया अजरबैजान की लड़ाई में। साइप्रस हो गया, द टाइनी आइलैंड कंट्री इन द मेडिटेरेनियन, इजराइल हो गया। तो यानी कि जो मेडिटेरेनियन फ्रंट है वहां पे भी थोड़ा सा इनसिक्योरिटी का माहौल बढ़ सकता है, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो वर्किंग वेरी क्लोजली विद मेडिटेरेनियन कंट्रीज लाइक द ग्रीस एंड साइप्रस। इंडिया और इजराइल भी बहुत ज्यादा क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और इंडिया और इजराइल को भी शायद और ज्यादा कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा इन द मेडिटेरेनियन रीजन एज वेल, अगर ये अलायंस सच में रूप लेता है। ऑलरेडी इंडिया का जो डिफेंस रिलेशन है इजराइल के साथ, जो फंक्शनल रिलेशन है इजराइल के साथ, सिर्फ किताबी तौर पे नहीं बट फंक्शनल तौर पे, वो भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो तुर्की पाकिस्तान का ये जो सऊदी के साथ नेक्सस है, दिस इज डेफिनेटली अ कॉज ऑफ कंसर्न, बट बीइंग अ टीचर ऑफ आईआर, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पीएसआईआर, हैविंग टॉट आईआर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मेरे हिसाब से ये एप्रीहेंशन थोड़ा सा ज्यादा एग्जैजरेटेड है। मुझे नहीं लगता कि सऊदी, जिसका कंसिडरेबल फाइनेंशियल क्लाउट है इस्लामिक वर्ल्ड में, या गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की भी बात करें, वो इस इस्लामिक नेटो में आके कोई एंटी इंडिया एजेंडा को परस्यू करना चाहेंगे, व्हिच मींस इन द वेक ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉर इट इज हाईली अनलाइकली दैट अपार्ट फ्रॉम तुर्की एंड अजरबैजान प्रोवाइडिंग सम डिफेंस का सामान टू पाकिस्तान, इट इज हाईली अनलाइकली कि पाकिस्तान इन सब देशों के कंधों पे चढ़ के इंडिया के खिलाफ लड़ाई करेगा। मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता। यहाँ पे देख सकते हैं मेडिटेरेनियन सी का मैप, यहाँ पे देख सकते हैं साइप्रस है, द टाइनी कंट्री साइप्रस, इट्स एन आइलैंड कंट्री, ऑलराइट। देन काउंटर व्यू की बात आती है। नाउ नेटो स्टाइल, यानी कि काउंटर व्यू अगेन बाय एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट्स के द्वारा है, नेटो स्टाइल अलायंस बहुत अनरियलिस्टिक लगता है। क्यों? बिकॉज इसके एक चलते जो गल्फ कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत टाई अप कर जाएंगे, एक यूनियन बन जाएगा जहां पे जो गल्फ कंट्रीज हैं दे वुड बी टाइंग अप टू ईच अदर, एंड obviously they would have to at certain times compromise their own interest and go against their own interest to fight for the interest of a fellow member country। यानी कि कोई भी जो रूलर है गल्फ रीजन में, वो नहीं आना चाहेगा किसी भी ऐसी लड़ाई में जो कि किसी और के वजूद के लिए है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गल्फ कंट्रीज को टाई करते हैं एंड लेट्स से कि पाकिस्तान और इंडिया का कोई लड़ाई होती है, और लेट्स से कि वहां पे सऊदी है या बहरीन है या कतर है, सो व्हाई वुड दे वांट टू साइड विद पाकिस्तान? जस्ट बिकॉज देयर इस्लामिक कंट्रीज? नो, सो दे वुडंट वांट टू साइड विद पाकिस्तान टू गो अगेंस्ट इंडिया, बिकॉज इंडिया के साथ उनका स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ट्रेड है। वी आर इन द टॉक्स ऑफ हैविंग एन FTA with the Gulf Cooperation Council. We have a lot of diaspora. We send a lot of diaspora to the Gulf countries. So why would the Gulf countries want to side with Pakistan to go against India? Vis-a-vis also, let's talk about Israel. Israel has leaving apart Saudi, Israel का जो अब्राहम अकॉर्ड है ऑलमोस्ट हर एक गल्फ कंट्री के साथ हो चुका है। So if at all कल को लड़ाई होती है, Israel goes into war with some Islamic country. Now, why would any Islamic country, why would all the other Islamic countries want to go to fight with Israel? Why would UAE want to go to fight with Israel? Why would Egypt want to go to fight with Israel? Why would Jordan want to go to fight with Israel when they have a functional diplomatic relation with each other? Alright, so no country in the Gulf would want to be pulled into a confrontation with Israel on Egypt's behalf. For example की मैंने बात करी है, not that कि Egypt की कोई animosity है Israel के साथ। ना ऑल्सो एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, जाते जाते आपको एक इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम है ट्रिब्यूटरी लॉजिक। तो गल्फ रीजन में ना बहुत लंबे समय से एक ट्रिब्यूटरी लॉजिक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता आया है, विच मींस कि कोई और आपका ख्याल रख लेगा। अब ये ट्रिब्यूटरी लॉजिक में क्या होता है कि कोई वीकर स्टेट होती है, अब वो वीकर स्टेट आप कैसे डिफाइन करोगे, फाइनेंशियली कि मिलिटरीली? यस, मिलिटरीली, जिसकी डिपेंडेंसी किसी स्ट्रॉन्गर मिलिट्री स्टेट पे होती है। सो फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम ये जो ट्रिब्यूटरी लॉजिक है ये अप्लाई होता है गल्फ कंट्रीज में, दैट दे हैव बीन डिपेंडेंट अपॉन अमेरिका के कितने सारे बेसेस हैं यहाँ पे गल्फ रीजन में। अमेरिका कितना सारा डिफेंस प्रोवाइड करता आया है यूएई को, कतर को, सऊदी को, बहरीन को, इन सब कंट्रीज को, चाहे वो नेवल सिस्टम्स हैं, चाहे वो एयरफोर्स सिस्टम है, चाहे वो मिलिट्री सिस्टम्स हैं। एंड काफी अर्जे से, और अभी ऑफ लेटली पिछले 10 सालों में हमने देखा कि गल्फ कंट्रीज डिफेंस का इंपोर्ट बहुत ज्यादा चाइना से भी कर रहे हैं। तो ये जो ट्रिब्यूटरी लॉजिक है, दैट आई एम वीकर, आई डोंट वांट टू स्पेंड टू मच इन डिफेंस, आई हैव द मनी, आई कैन बाय द थिंग्स फ्रॉम यू, बट आई डोंट वांट टू इंडिजिनसली वर्क ऑन माय डिफेंस, आई डोंट वांट टू रेज अ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी। तो ये लॉजिक, ट्रिब्यूटरी लॉजिक जो है, काफी हद तक काफी टाइम से काम करता है गल्फ रीजन में। लेकिन ये मेंटालिटी ट्रिब्यूटरी लॉजिक वाली थोड़ा शिफ्ट होते दिखाई दे रही है जब से इजराइल ने दोहा पे अटैक किया था। 9 सितंबर 2025 को, in the middle of the Gaza war, Israeli defense forces conducted an airstrike in the Liktafia district of Qatar's capital Doha, जहां पे कुछ हमास की जो टॉप लीडरशिप थी वहां पे कतर के किसी गेस्ट हाउस में, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में पाए गए थे, वहां पे अटैक किया था। ये पहला
मिलिट्री स्ट्राइक इजराइल का था किसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्री पे। कतर इज अ मेंबर ऑफ द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। और इस अटैक में हमास की टॉप लीडरशिप और कुछ मेंबर्स तो मारे गए थे। ये देख सकते हैं, ये एक पोर्ट सिटी है लताफिया, जो कि कतर के कैपिटल दोहा में है। और ये अटैक में कई सारे जो हमास के मेंबर्स थे वो भी मारे गए थे। कतर जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे वो भी मारे गए थे और कुछ सिविलियंस भी मारे गए थे। तो ये अटैक के बाद इस पर्टिकुलर अटैक के बाद ये जो डॉक्ट्रीन है, ट्रिब्यूटरी लॉजिक वाली डॉक्ट्रीन, जहां पे कोई बात नहीं, अमेरिका हमें संभाल लेगा, ये संभाल लेगा, वो कंट्री हमें संभाल लेगा, अब तुर्की हमें संभाल लेगा, अरे न्यूक्लियर क्राइसिस होता है तो पाकिस्तान हमें संभालेगा, वो तो और भी डेंजरस बात है। अगर पाकिस्तान की न्यूक्लियर सिक्योरिटी अम्ब्रेला पे ये सब कंट्रीज डिपेंडेंट है तो वो बेवकूफी की बात है, बहुत बेवकूफी की बात है। आपका क्या विचार है मुझे बताते रहना कमेंट सेक्शन में। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्ले की बात करें, सबसे डेंजरस एलिमेंट पाकिस्तान का यहां पे जो देखने को मिलता है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर स्टेटस है, तो पाकिस्तान कह रहा है कि भैया मैं इकलौती इस्लामिक कंट्री हूं जिसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, और मैं गार्डियन ऑफ दी उम्मा, मिलिट्री लीडरशिप जो है पाकिस्तान की आसिम मुनीर के चलते, जो कि लिटरली भी डी फैक्टो रूलर है पाकिस्तान का, वो ये कहना चाह रहा है कि देखो जो मेरा न्यूक्लियर पावर स्टेटस है दैट विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द होल मुस्लिम कम्युनिटी। कि ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब है मेरे पास, ये सिर्फ मेरे डेटरेंस के लिए नहीं है ये सिर्फ साउथ एशिया में विज़ावी इंडिया मैंने न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए बॉम्ब नहीं बनाया, लेकिन ये एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला है जो कि मैं देना चाहता हूं अपने तमाम मुस्लिम कंट्रीज को, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को। ये बात पाकिस्तान कह रहा है, बाकी मुस्लिम कंट्रीज को पाकिस्तान कह रहा है कि आप बिल्कुल बेखौफ रहें, बेफिक्र रहें, आपके ऊपर कोई भी काफिर हमला नहीं कर पाएगा। मेरे पास पाकिस्तान कह रहा है कि इंशाल्लाह न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, तो वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी केवल मतलब मेरे तक सीमित नहीं है विज़ावी इंडिया, बट वो सीमित है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में। ये बात पाकिस्तान कहना चाह रहा है। ऑलराइट, सो देयरफॉर ये काफी इंटरेस्टिंग और पेचीदा बातें हैं जो कि हमारे सामने आ रही हैं। देखते हैं कि आने वाले समय में कैसे ये रंग रूप लेता है इस्लामिक नेटो। बहरहाल प्रीलिम्स 1 जो हमारा बेस्ट एवर लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है दोस्तों, ये चल रहा है, और इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आईआर में खूब सारा कंटेंट होता है जो कि साल के एंड में आके आप ट्रैक नहीं कर पाते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस, ट्राइब्स इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, मैप्स होते हैं, कितनी सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिसको ट्रैक करना मुश्किल होता है। तो आईआर के अलावा और भी कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एनवायरमेंट है, साइंस है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सभी चीजों को हमने कंबाइन करके बेस्ट एवर प्रीलिम्स 1 का हमने लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स बनाया है। और अभी तो हमारा फ्लैट 25% ऑफ भी चल रहा है। ऑलराइट, कोड क्या लिखना है आपने? मेंस लिखना है, या आपने कोड यूज करना है। मेंस लिखना है कि नहीं लिखना आपने, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्या विचार है आपका इस्लामिक नेटो को लेकर, उसके बारे में भी बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द।